हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। तो यार वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ऑप्था सीरीज़। इसमें हम लोग एनाटमी ऑफ द आई वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ द आई से। तो एनाटमी ऑफ द आई में हम क्या डिस्कस करते हैं, दैट इज़ शेप ऑफ द आई बॉल जो होती है वो एस्फेरिकल होती है। वॉल्यूम आई बॉल का 6 ml होता है, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है आई बॉल का, मतलब ये जैसे आई है तो इसमें ये जो सॉकेट में आई बॉल है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर कितना होता है, दैट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। ऑर्बिट क्या होता है, बेसिकली जो बोनी केस होता है, प्रोटेक्टिव केस होता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। इसमें आई बॉल प्रोटेक्ट रहती है, तो प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्टिव केस टू द आई बॉल। स्ट्रक्चर यहाँ पे 3 होते हैं, दैट इज़ आउटर, मिडिल एंड इनर। तो आउटर में आता है तुम्हारा स्क्लेरा, कॉर्निया और लिम्बस। स्क्लेरा आपका पोस्टीरियर 5/6 बनाता है, कॉर्निया 1/6 एंटीरियर पार्ट बनाता है, स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ पार्ट दैट इज़ लिम्बस होता है, जिसको हम लोग कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन कहते हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, फाइब्रस कोट होता है, ठीक है। मिडिल में आ जाता है यूविया, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरोइड। फिर ये क्या होता है, ये वेस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे वेस्कुलर लेयर होती है, ब्लड सप्लाई होती है। इनर मोस्ट होता है रेटिना, जो न्यूरो सेंसरी लेयर होती है, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। तो यार देखो क्या है, तो पहले मैंने बताया आउटर पार्ट है। आउटर में कौन कौन सी पार्ट आता है, दैट इज स्क्लेरा, कॉर्निया और तुम्हारा लिम्बस, ठीक है। स्क्लेरा जो है वो 5/6 पार्ट है, मतलब पूरा पोस्टीरियर पार्ट बनाता है। ये एंटीरियर 1/6 बनाता है, ठीक है। ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है, ठीक है। ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन है। अब जो इसका जो कॉर्निया पार्ट है ना, कॉर्निया क्या होती है ये मैंने बताया, 1/6 पार्ट बनाता है एंटीरियर का। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, कॉन्वेक्स शेप की होती है, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब कॉन्वेक्स शेप की है, बाहर शेप की होगी, ठीक है। जो हमने पहला पार्ट बनाते हैं ना आगे का, वो कॉन्वेक्स शेप का ही होता है। इसकी रिफ्रैक्टरी पावर होती है, ठीक है, कितनी होती है, 43 डायप्टर टू 48 डायप्टर होती है। ये रिफ्रैक्टरी पावर का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या होता है कि अगर लाइट रे आ रही है तो उसको रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना जैसे मान लो है, तो उसको फोकस करने का काम जो होता है, जो ऐसे फोकस करता है ना कि वो एक ऑब्जेक्ट जो इमेज बन जाए यहाँ पे, तो वो फोकस करने का काम जो होता है कन्वर्जिंग पावर होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पावर या कन्वर्जिंग पावर। 43 डायप्टर, डी का मतलब तो डायप्टर, और 48 डायप्टर तक होती है। इसके बाद लिम्बस हमने पढ़ लिया। अब हम स्क्लेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। स्क्लेरा क्या होती है, इसको ना कवर करती हुई एक लेयर होती है, इसको हम कंजक्टाइवा की लेयर कहते हैं। कंजक्टाइवा की लेयर कॉर्निया प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली ऑन स्क्लेरा होती है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। ये ओपैक लेयर होती है, वाइट ओपैक लेयर। अब जो पूरा वाइटिश पार्ट देखते हैं ना आईज में, वो स्क्लेरा ही होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, वाइट ओपैक लेयर होती है। अब जो कंजक्टाइवा की लेयर मैंने बताया ना, अब कंजक्टाइवा कैसी लेयर होती है, कंजक्टाइवा जो है वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, समझ आ गया होगा। ट्रांसपेरेंट लेयर ये भी होती है, ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन की। और कंजक्टाइवा सिर्फ स्क्लेरा प्रेजेंट होती है, कॉर्निया पे नहीं होती है। इसके बाद हम मिडिल पार्ट में बढ़ते हैं। मिडिल पे हमने कौन कौन से पार्ट पढ़े, डेट इज आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरोइड। तो और मिडिल पार्ट जो मैंने पढ़ लिया वेस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली इतना ही पढ़ना है हमें। और इनर पार्ट में रेटिना है, ठीक है, न्यूरोसेंसरी लेयर है, ठीक है। और ये सिर्फ पोस्टीरियर प्रेजेंट होती है, ओनली पोस्टीरियरली। रेटिना आगे नहीं होती है, पोस्टीरियरली बस प्रेजेंट होती है। न्यूरोसेंसरी लेयर होती है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल आती है। अब मैं डायग्राम्स देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम में एक बार देख लेते हैं कि कैसे दिखती है लेयर वाली। तो बेसिकली अगर हम ये वाला डायग्राम देखें, नीचे वाला डायग्राम देखें, तो ये आगे का पार्ट हो गया हमारा, जो एंटीरियर पार्ट है वो कॉर्निया बनाता है, ठीक है। आउटर पार्ट हम देख रहे हैं अभी। फिर ये हम इसके पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। ये ब्लू वाला में जैसे जैसे पेन फॉलो हो रहा है, आप देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट है ये पूरा स्क्लेरा है, ठीक है। ये पूरा स्क्लेरा है। जो पोस्टीरियर पार्ट है, ओपेक पार्ट मैंने बता दिया, ठीक है। कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया। अब
इसके अंदर जो ये आएगा, ये पार्ट आएगा, वो क्या कहते हैं, आइरिस हो गया। अब इसी को जो ना ज्वाइन करते हुए मैंने जो पार्ट बना रखा है ये लिम्बस होता है, ठीक है, ये मैंने लिम्बस बना रखा है, कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। अब इस पे ही ये अंदर जो पार्ट है वो आइरिस है, इनर पार्ट जो मिडिल पार्ट है आइरिस है। फिर ये सीलियरी बॉडी बना रखी है, ठीक है। सीलियरी पार्ट बॉडी के दो पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ एक होता है पार्स प्लेना और पार्स प्लाइकेटा। जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्स प्लेना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फिंगर लाइक पार्ट बना है ये पार्स प्लाइकेटा है, ठीक है, इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद अंदर जो इनर मोस्ट पार्ट है वो रेटिना है, जहाँ पे ये सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये एंटीरियर पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब दो चैम्बर होते हैं यहाँ पे, इसलिए दो तरह के ह्यूमर्स रिलीज़ होते हैं, विट्री या फ्लूइड रिलीज़ होते हैं। एक एक्वस फ्लूइड होता है, एक विट्रस फ्लूइड होता है। एक्वस फ्लूइड जो होता है वो तुम्हारा सीलियरी बॉडी से रिलीज़ होता है। ये जो सीलियरी बॉडी है इनसे रिलीज़ होता है। कहाँ रिलीज़ होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर। दो सेगमेंट होते हैं, पहली बात तो याद करो, दो सेगमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेगमेंट ऐसे मैंने ऐसे बनाया, देखिएगा, ठीक है। अब ये ऐसे चली गई, ठीक है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया लेंस। अब इसको कनेक्ट करते करते सीलियरी बॉडी होगी, ये आइरिस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने सीलियरी बॉडी से ये वाला पोर्शन पीछे वाला है सारा, ये क्या होता है, ये क्या बोला जाता है, दैट इज़ पोस्टीरियर सेगमेंट। और इसके आगे का जो ये पोर्शन है इसको बोला जाता है एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट के दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ एंटीरियर चैम्बर होता है और एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है, ठीक है। तो देखिए ये लेंस है, यहाँ पे इसके पीछे का ये जो पार्ट है पूरा ये है पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। आगे वाला ये पूरा है एंटीरियर सेगमेंट। दो पार्ट में एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं दैट इज़, अब हम बात करते हैं बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, दो फ्लूइड होते हैं, विट्रस और एक्वस। जो एक्वस फ्लूइड होता है वो बेसिकली आपका क्या कहते हैं, एक तरह का सीलियरी बॉडी से रिलीज़ होता है। मैंने बताया एक्वस फ्लूइड होता है ना, ये बेसिकली इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारी आई में हमने पढ़ रखा होगा, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर एक्सर्ट होता है, वो इस फ्लूइड एक्वस फ्लूइड से ही रिलीज़ होता है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। और रेट ऑफ सिक्रीशन जो इसका होता है, रेट ऑफ सिक्रीशन जो होता है वो इसका 3 माइक्रोलीटर पर मिनट के रेट ऑफ सिक्रीशन होता है इसका। और जो अब क्या कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो एक्सर्ट किससे मेज़र किया जाता है, मेजर्ड बाय टोनोमेट्री। ये हम लोग आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया ये इतनी बात याद रखिएगा। और जो विट्रस फ्लूइड होता है ना, विट्रस भी याद रखिएगा। विट्रस 1% हाइलोरोनिक एसिड का बना होता है, 1% हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है, क्लियर है, 1% हाइलोरोनिक एसिड का बना होता है। अब इसके बाद ना मैंने बताया ना, सीलियरी बॉडी में दो पार्ट होते हैं, पार्स प्लाइकेटा होता है, पार्स प्लेना होता है। पार्स प्लाइकेटा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है और जो नीचे वाला पार्ट पोर्शन होता है वो पार्स प्लेना होता है, ठीक है, नॉन फिंगर। ये मोस्ट एवेस्कुलर पार्ट होता है। मैंने बताया ना, सीलियरी बॉडी मिडिल पार्ट है, यूविया वाला पार्ट है, और मिडिल पार्ट सबसे ज़्यादा वेस्कुलर पार्ट था। बट एक्सेप्शन ये है कि पार्ट्स जो प्लेना है वो मोस्ट एवेस्कुलर पार्ट है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है। अब हम कॉर्निया वाले पार्ट में बढ़ते हैं, कॉर्निया के एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो कॉर्निया जैसे कि मैंने बता दिया, इसकी कन्वर्जिंग पावर 43 डायप्टर से 44 या 48 डायप्टर तक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ब्लड सप्लाई इसकी जो है वो एवेस्कुलर है, ये इस पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। मिडिल पार्ट जो होता है उसके पास ही वेस्कुलर सप्लाई होती है। ये नर्व सप्लाई यहाँ पे किससे होती है, ट्राइजेमिनल नर्व से होती है। ट्राइजेमाइनल नर्व जो होती है इसके पास ना ये 5th नर्व होती है। ये ट्राइजेमाइनल नर्व की एक ब्रांच होती है, दैट इज़ ऑप्थेल्मिक नर्व, ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व की 3 ब्रांचेज होती है, दैट इज़ लैक्राइमल, फ्रंटल और नेजोसीलियरी। जो नेजोसीलियरी ब्रांच होती है किसकी, ऑप्थेल्मिक नर्व की, वो बेसिकली कॉर्निया को सप्लाई करती है। तो कॉर्निया कौन सप्लाई करता है, बेसिकली याद रखना है हमें, कौन सा, नेजोसीलियरी पोर्शन जो है ना। और कौन सा इसमें अगर देखा जाए तो ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है, ऑप्थेल्मिक की नेजोसीलियरी ब्रांच कॉर्निया को सप्लाई करती है। इसके बाद
हम कॉर्नियल सेंसेशन कैसे टेस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक कॉटन विस्प लेते हैं, कॉटन विस्प लेके हम कॉर्निया पे टच कराते हैं। कॉर्निया पे टच कराते ही क्या होता है कि आइज़ ब्लिंक कर जाती है, मतलब कॉर्निया का रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। अगर आइज़ ब्लिंक ना करें तो क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। तो टच कराया सरफेस कॉर्निया पे, ठीक है, कॉटन विस्प, तो पेशेंट की आइज़ ब्लिंक कर गई, तो मतलब कॉर्निया का सेंसेशन प्रॉपर है, नॉर्मल है। बट अगर ब्लिंक नहीं हुई, डज नॉट ब्लिंक, तो क्या होगा यहाँ पे, या तो हो सकता है कि कॉर्नियल सेंसेशन एब्सेंट है, या तो उसको कॉर्नियल एनेस्थीसिया दे रखा है। कोई सर्जरी से पहले तो कॉर्नियल एनेस्थीसिया दिया जाता है, कोई भी आई सर्जरी से पहले। तो हम उसको कंफर्म करने के लिए कॉटन विस्क का यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि कॉर्निया को एनेस्थेसाइज कर दिया गया है, ठीक है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कॉर्नियल सेंसेशन के एब्सेंट होने के, दैट इज़ HLD एक्ट्स, इसको याद करना है, HLD एक्ट से। तो हर्पीस केराटाइटिस, डायबिटीज़, लेप्रोसी, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस, टॉपिकल टीमोलॉल जो कि बीटा ब्लॉकर होता है, और सर्जिकल ट्रॉमा। तो क्या क्या है HLD एक्ट्स, जिसमें हम देखिए, एक तो है हर्पीस केराटाइटिस, ठीक है, फिर डायबिटीज़, L से है लेप्रोसी, A से है एकॉस्टिक न्यूरोमा, C से है कॉन्टैक्ट लेंसेज, T से है टॉपिकल टीमोलॉल तो याद ही रखिएगा, टीमोलॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्जिकल ट्रॉमा, ठीक है। इसके बाद जो कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स होता है, उसमें ना क्या होता है कि जो सेंसेशन कॉटन विस्प मतलब स्टिमुलेट करेगा, तो वो जो सेंसेशन है वो सेंसरी नर्व फाइबर सेंसरी पाथवे लेके जाएगा, तो उसको कहते हैं एफरेंट पाथवे, और फिर इफरेंट पाथवे लेके आएगा, उसको कहते हैं मोटर, ठीक है, सेंसरी और मोटर। तो जो एफरेंट मैंने बता दिया ट्राइजेमिनल नर्व से होता है, तो फिफ्थ नर्व हो गया। बट इफरेंट जो लेके आता है ना पाथवे, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करके, दैट इज़ सेवन्थ नर्व, दैट इज़ फेशियल नर्व होता है, ठीक है, वो लेके आता है। और कौन सी मसल पे लाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल पे लाता है। कौन सी मसल पे लाता है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई मसल होती है जो आइस की, उस पर ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। उसकी वजह से कॉर्निया का ब्लिंक होता है, कॉर्नियल ब्लिंक रिफ्लेक्स होता है। इस पे बाद हम पढ़ते हैं, अगर इस मसल में कौन सी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को जो सप्लाई कर रही नर्व है ना, उस पर कौन सी सेवन्थ नर्व, उसमें कोई भी पालसी हो जाती है, तो क्या होता है, बेल्स पालसी बोलते हैं। बेसिकली हमने पढ़ भी रखा है एनाटॉमी में कि बेल्स पालसी क्या होता है कि फेशियल नर्व में कोई पालसी हो जाए, तो फेशियल नर्व पालसी होता है, बेल्स पालसी बोलते हैं। इसमें फेशियल नर्व सप्लाई कर रही थी, तो फेशियल नर्व में पालसी हो गई, तो बेल्स पालसी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, पटोसिस नहीं होता है, इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड, ठीक है, आईलिड को क्लोज नहीं करते हैं, आईलिड क्लोज नहीं हो पाती, इनएबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी टू ब्लिंक, जिसको हम लेगोपेथेलमोस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लेगोपेथेलमोस क्या होता है, इनएबिलिटी टू ब्लिंक या इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड्स, ठीक है। अब हमने लेयर सा पढ़ लेते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम एक पॉइंट समझते हैं, लेयर पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं, लेयर पे ध्यान ना दीजिए, लेयर पढ़ने से पहले हम एक पॉइंट समझते हैं कि एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉर्निया और रेटिना के केस में क्या क्या होता है। अगर हम यहाँ से विजुअलाइज कर रहे हैं ये पार्ट को, तो सबसे पहले कॉर्निया आएगा, तो कॉर्निया का आउटर पार्ट होगा, इसका मतलब एंटीरियर लेयर होगी। इसके बाद एक ये लेयर और है कॉर्निया की जो कवर कर रही है, तो वो होगी इनर पार्ट ऑफ कॉर्निया, जिसको हम पोस्टीरियर लेयर कहेंगे। तो हमारे लिए हम विजुअलाइज यहाँ से कर रहे हैं, देख यहाँ से रहे हैं, तो एंटीरियर लेयर कॉर्निया की होगी और उसके पीछे आएगी पोस्टीरियर लेयर। बट रेटिना की एंटीरियर लेयर इनसाइड है और पोस्टीरियर लेयर आउटसाइड है। तो ये ना एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर मतलब कि जो आगे पीछे इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस होता है रेटिना और कॉर्निया में, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, इसमें ना 6 लेयर होती हैं बेसिकली, जो कि फॉर्म करती हैं आपकी कॉर्निया की लेयर। कॉर्निया 6 लेयर से बनता है। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिथीलियम की होती है, एपिथीलियम की लेयर होती है, ठीक है, जो नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नॉन केरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस,
जो कि अदर पार्ट्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे कि ईसोफेगस मिलती है जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है और वहाँ पे हमने मॉइस्ट सरफेस भी चाहिए होता है। मॉइस्ट सरफेस जैसे कि ओरल कैविटी हो गई, आईज़ हो गया, ठीक है, ईसोफेगस हो गया, वेजाइना हो गई, तो वहाँ पे नॉन कैरेटराइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो हमें आईज़ पे नॉन कैरेटराइज क्यों मिली है कॉर्निया? क्योंकि हमें यहाँ पे म्यूकस भी चाहिए, यहाँ पे हमें क्या कहते हैं प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली लेयर होती है। इसके बाद हम जो 6 लेयर पढ़ते हैं वो कौन कौन सी होती है, हम ऐसे पढ़ लेते हैं। तो पहले होती है एपिथीलियम, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, नॉन कैरेटराइज होती है। दूसरी होती है एपिथीलियम की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आती है बोमेंस लेयर, ठीक है। इसके बाद बोमेंस लेयर, बोमेंस कैप्सूल से मत कंफ्यूज करिएगा। बोमेंस कैप्सूल वो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था, वो नेफ्रॉन वाला पार्ट था जो एंडोक्राइन में हम पढ़ते हैं, बट ये है बोमेंस लेयर। इसके बाद आता है स्ट्रोमा, जो सबसे ज़्यादा होता है, 90% स्ट्रोमा ही होता है। और फिर डुआज लेयर आती है और डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। और जो एक लेयर और होती है दैट इज़ एंडोथीलियम की, जो ब्लड वेसल्स की होती है, ठीक है, एंडोथीलियम। तो इतनी लेयर होती हैं जो तुम्हारा कॉर्निया की लेयर फॉर्म करती है, ठीक है। कॉर्निया की लेयर कौन सा, अब कैसे याद रखना है, देखिए एंडोथीलियम जो है ना वो तो ब्लड वेसल की लेयर होती है, तो याद ही रहेगा। सबसे पहले एपिथीलियम आती है और एपिथीलियम आएगी तो उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, हमें पढ़ रखा है, क्योंकि एपिथीलियम की तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। स्ट्रोमा हर जगह वो होता ही है। बचा दो दुआज लेयर। हम किसी को दुआ मांगेंगे तो झुकेंगे, तो बो करेंगे तो बोमेंस लेयर आ गई, ठीक है, दुआ मांगेंगे तो बोमेंस लेयर आ गई। और डेस्मेट्स मेम्ब्रेन हो गई। एक बस याद रखनी है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम जो बेसिकली अब इन सब लेयर की डिटेल पढ़ते हैं। तो एपिथीलियम हमने देख लिया है, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम है, ठीक है। इसके पास रीजनरेशन की पावर होती है, तो रीजनरेट कर सकती है, ठीक है, रीजनरेट कर सकती है, रीजनरेट पावर होती है। अब हम एक एक करके लेयर देख लेते हैं। तो जो मैंने बताया ना कि इसमें भी ना बेसिकली क्या होता है कि जो स्क्वामस लेयर होती है उसमें भी डिवीज़न होता है, जैसे सुपरफिशियल, मिडिल और बेसल कॉल्यूमिनर। ये जो बेसल वाली होती है कॉल्यूमिनर, ये माइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रिस्पॉन्सिबल तो रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर, ठीक है। इतना ही बेसिक वाला पार्ट है, याद रखिएगा। बेसिकली एपिथीलियम की लेयर होती है, याद रखना है हमें। इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है, इसी में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी, ऑब्वियसली कवर हो गया होगा। बोमेंस लेयर के बारे में पढ़ते हैं या बोमेंस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये ना कोई ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है। बेसिकली क्या होता है कि अब कैसे पता चलता है कि ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, हम ना क्या करते हैं, पीरियोडिक एसिड स्टिफ स्टेनिंग होता है। क्या होता है, पीरियोडिक एसिड स्टिफ स्टेन करते हैं इस लेयर पे, तो वो निगेटिव आती है। अगर पॉजिटिव आता तो हम कहते हैं कि ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बट ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक एसिड सिर्फ स्टेनिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। ये ए सेलुलर होती है तो रीजनरेट नहीं कर पाती है। ये हील करती है बाय स्कार फॉर्मेशन। कैसे हील करती है? बाय स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्म करती है, ठीक है। अब ये अगर स्कार फॉर्म कर देगी, ठीक है, तो अब क्या होगा ना कि आई में स्कार फॉर्मेशन हो गया, स्कार फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब कि कोई ओपेसिटी जनरेट हो गई है, ठीक है। तो हमें विजन में दिक्कत आएगी, लॉस ऑफ विजन, या कह लो कि हाँ विजन लॉस हो जाएगा या डिस्कम्फर्ट हो जाएगा विजन में, ठीक है, क्योंकि ओपेसिटी जनरेट हो गई। अब हम टाइप्स ऑफ ओपेसिटी पढ़ते हैं, तो बेसिकली इतना समझ आ गया ना कि स्कार से हील करती है, स्कार फॉर्म कर लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्कार फॉर्म कर देगी, लीविंग द स्कार, जिसकी वजह से ओपेसिटी आ जाएगी, ठीक है, कॉर्नियल ओपेसिटी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, विजन लॉस हो जाएगा। अब कॉर्नियल ओपेसिटी कितने तरह की होती है वो हम पढ़ लेते हैं। दैट इज़ 3 तरह की होती है, नेब्यूलर, मैक्यूलर और ल्यूकोमेटस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेब्यूलर, मैक्यूलर और ल्यूकोमेटस। जो नेब्यूलर तरह की ओपेसिटी होती है, ये क्या होती है बेसिकली फेंट ओपेसिटी। फेंट ओपेसिटी का मतलब है, देखिए ये जैसे फेंट डायग्राम दे रखा है, फेंट ओपेसिटी का मतलब है कि सिर्फ जो प्यूपिलरी मार्जिन्स हैं, मतलब कि बेसिकली जैसे ये है, तो ये आईज़ है हमारी, ये प्यूपिल है और ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, ठीक है, ये वो हो गया पूरा वाइट पार्ट हो गया, ये आइरिस वाला पार्ट हो गया, ये प्यूपिल वाला पार्ट हो गया। तो
क्या होता है कि जो प्यूपिलरी मार्जिन है ना, बस उसमें लिटिल बस आ रखा है फेंट जैसी, ठीक है। तो वो कहते हैं पूरी तरह नहीं, यहाँ पे सब कुछ विजिबल है, जैसे कि प्यूपिलरी मार्जिन भी विजिबल है नेब्यूलर में, ठीक है, और तुम्हारा आइरिस की डिटेल भी विजिबल है, यहाँ पे सब दिख रहा है, यहाँ पे कुछ छुपा नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है नेब्यूलर में। बट वही ल्यूकोमेटस में क्या हो रखा है, ल्यूकोमेटस में बेसिकली ये जितनी भी ये लेयर है ना, यहाँ पे बहुत डेंस है, तो ना ही यहाँ पे आइरिस की कोई डिटेल दिख रही है, ना ही प्यूपिल के दिख रही है, दोनों ही डेंस ओपेसिटी है यहाँ पे, दोनों ही, मतलब जो स्कार है ना वो बीचों बीच है। तो हमें जैसे लगता नहीं कि कुछ विजन नहीं दिखेगा, काला काला स्पॉट दिख रहा है आगे, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, हमें बस एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है हमारी आइज़ में, ठीक है। तो ल्यूकोमेटस होता है वो, क्या होता है, डेंस ओपेसिटी, नीदर प्यूपिलरी मार्जिन नॉर आइरिस स्ट्रक्चर्स आर विजिबल, ठीक है, दोनों में से कुछ विजिबल नहीं होएगा। फेंट ओपेसिटी में क्या होता है कि प्यूपिलरी मार्जिन भी विजिबल होता है और आइरिस स्ट्रक्चर भी विजिबल होते हैं। बट जो मैक्यूलर टाइप की होती है, इसमें प्यूपिलरी मार्जिन तो विजिबल होता है, बस आइरिस की डिटेल नहीं विजिबल होती है। तो याद रखना, मैक्यूलर वाली जो है वो, उसमें क्या है, आइरिस नहीं दिख रहा है, प्यूपिल दिख रहा है, ठीक है। बाकी ल्यूकोमेटस, जिसका नाम सबसे बड़ा है ल्यूकोमेटस, वो उनमें दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद जो बेसिकली क्या होता है कि कौन सी ओपेसिटी कॉज करती है विजुअल डिस्टर्बेंस या डिस्टॉर्शन। मींस यहाँ पे विजुअल लॉस की बात नहीं कर रखा है, मतलब कि क्लियरली विजुअल लॉस की बात नहीं कर रहा है। अगर विजुअल लॉस की बात करते तो नेब्यूलर होता, सॉरी ल्यूकोमेटस होता, आई एम रियली सॉरी। वो अगर विजन लॉस होता है कि यहाँ पे आइरिस की डिटेल और प्यूपल की डिटेल दोनों चली गई है, तो हम ल्यूकोमेटस कहते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने सिर्फ यहाँ पे ये बोला है कि हमने विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो नेब्यूलर से होता है, ठीक है। नेब्यूलर वाला क्या करता है कि विजुअल डिस्टर्बेंस करता है। बेसिकली होता क्या है कि जो ल्यूकोमेटस होता है ना, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जो ल्यूकोमेटस होता है, ऐसा बताता हूँ। ल्यूकोमेटस होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली लाइट इंटर ही नहीं कर पाती है, इंटर नहीं कर पाएगी तो कोई भी अंदर ना डिस्टर्बेंस होगा नहीं, तो यहाँ पे पूरा लॉस ऑफ विजन ही होता है, कॉर्निया को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। यहाँ पे नेब्यूलर में क्या होता है कि ये इंटर करती है, कॉर्निया को क्रॉस करती है, बट डिफ्रैक्ट हो जाती है, डिफ्रैक्शन या डिस्टॉर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, कॉजेस डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो इसमें लॉस ऑफ विजन होता है, इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, बस इतनी बात है, 3 तरह के हो गए। अब हम स्ट्रोमा, दैट इज़ थर्ड लेयर पे बढ़ते हैं। थर्ड लेयर पे क्या होता है कि ये 90% टोटल कॉर्निया के थिकनेस बनाती है। यहाँ पे कोलेजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। कोलेजन टाइप 1 टाइप का हो रखा है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, टाइप 1 टाइप का कोलेजन होता है, मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें कोलेजन। और यहाँ पे ये गैग्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, वही ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस जो वगैरह जो होते हैं। केराटिन सल्फेट बेसिकली कौन सा होता है, केराटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, कोलेजन टाइप 1 होता है। डुआज लेयर क्या होता है, डुआ लेयर जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डुआ लेयर जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होती है डुआ लेयर। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन क्या होता है, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एंडोथीलियल सेल से ना कॉन्टीन्यूसली सिक्रेट होती रहती है, ठीक है, इसके पास रीजनरेटिव पावर भी होती है, ठीक है, और ये एंडोथीलियल सेल से कॉन्टीन्यूसली सिक्रेट होती रहती है। ये ना तो ना इसकी जो थिकनेस है ना वो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ती रहती है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन की। ये टर्मिनेट कर जाती है जहाँ पे क्या होता है कि हमारा मिडिल लेयर स्टार्ट होती है, तो वो कॉर्निया क्लियर यहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वाबेल्स लाइन बोलते हैं, स्वाबेल बेस लाइन बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये कॉर्निया है, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली यहाँ पे एंड कर जाएगी, ठीक है, ये कॉर्निया क्लियर, यहाँ पे ये मिडिल लेयर स्टार्ट है, तो ये टर्मिनेट कर जाती है, इसे बोलते हैं सकलबैक्स लाइन। इसके बाद क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है बेसिकली वो होती है हमारी एंडोथीलियम की, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती है,
कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, मैंने बता दिया आपको। तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का कौन काम करता है या कौन हेल्प करता है, ठीक है, वो तुम आपका क्या कहते हैं एंडोथेलियम की लेयर होती है। बेसिकली क्या होता है, जो एंडोथेलियम के नॉर्मल सेल्स होते हैं वो 3000 सेल्स पर mm³ होते हैं, ठीक है, mm³ होते हैं। बेसिकली ये हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, नॉर्मल बॉर्डर होता है इनके पास, पता ही है मतलब कि हेक्सागोनल सेल्स तो नॉर्मल सेल्स होंगे। ये कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। अब होता क्या है कि जब इनका सेल्स का नंबर 2400 सेल्स पर mm³ पे पहुंच जाता है तो होता है क्या है, तो यार बेसिकली क्या होता है ना, अगर सेल्स का नंबर 2400 तक हो गया सेल्स पर mm³, तो होता क्या कि शेप बढ़ता है, जो सेल्स है ना उनका शेप इंक्रीज़ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन शेप या शेप बदलता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग मोर्फोलॉजी दिखती है। साइज़ बढ़ता है तो पॉलीमेगाथिज्म बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइट जंक्शन फॉर्म हो जाता है, मतलब जैसे पहले इतना सेल था, ठीक है, ऐसे जुड़े थे, पर इसमें क्या हुआ कि सेल्स कम हो गए तो सेल्स का साइज़ बढ़ गया, या कह लो कि शेप चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसको मेंटेन करने के लिए, टाइट जंक्शन मेंटेन करने के लिए उसने अपना ये सारे चेंजेस करे हैं, ठीक है, अडेप्टेशंस कर रही हैं, जिसकी वजह से कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। अब अगर सेल्स का नंबर ना 500 रह गया सेल्स पर mm³, तब क्या होता है, कॉर्निया का डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन हो जाता है मतलब कंपनसेट नहीं कर पाती तो डिकम्पोज होने लगती है, और जिसकी वजह से कंपनसेट नहीं कर पाती है तो डिकम्पोज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्नियल हेज हो जाता है, हेजी कॉर्निया हो जाता है। हेजी कॉर्निया का मतलब होता है कि कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं हो पाई, और एक्वस फ्लूइड जो है ना वो इंटर कर गया, और ईडिमा हो जाता है, ईडिमा हो जाता है, कॉर्निया का ईडिमा हो जाता है। तो बेसिकली वही क्या लिखा है कि अब मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो सेल्स है ना वो टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं, ठीक है, टाइट जंक्शन रहता है इनके बाद। तो एक्टिव सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है टू मेंटेन द कॉर्नियल डिहाइड्रेशन, ताकि ये सारे जुड़े रहें एक दूसरे से और कॉर्नियल डिहाइड्रेशन मेंटेन रहे, ठीक है, क्योंकि कोई फ्लूइड एंटर ना कर पाए तो डिहाइड्रेट रहे कॉर्निया, इसलिए एक्टिव सोडियम मतलब और पोटेशियम ATPase पंप होता है इन सेल्स के पास, ठीक है। टाइट जंक्शन बनाते रहते हैं एडजेसेंट उसके साथ, ठीक है, ताकि ईडिमा ऑफ कॉर्निया ना हो पाए। जो मैंने बता दिया कैसे होगी, सेल्स अगर 2400 से 3000 है तो उसका साइज़ मेंटेन हो जाएगा, बट का कंपनसेट हो जाएगा। बट अगर 2400 से भी कम है या 500 तक है तो हेजी इडिमेटस कॉर्निया हो सकता है, ठीक है, हेजी इडिमेटस कॉर्निया इसमें हो सकता है। इसके बाद जो हमने सारी चीज़ें देखी कि ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन हो सकती है, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होने के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एक टियर फिल्म, एक एवेस्कुलरिटी ऑफ कॉर्निया, कोलेजन फाइबर्स इन स्ट्रोमा, ठीक है, कॉर्नियल डिहाइड्रेशन और क्रिस्टलाइन प्रोटीन इन कॉर्नियल स्ट्रोमा में जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है विच रिड्यूस करता है स्कैटर। तो ये पॉइंट याद रखना बस कि कॉर्नियल डिहाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी पढ़ लिया। कोलेजन फाइबर्स स्ट्रोमा के वो भी करते हैं। एवेस्कुलरिटी, वेस्कुलर नहीं है तो बेसिकली कोई फ्लूइड ऑब्वियसली नहीं आएगा, कोई ब्लड भी ट्रैवल नहीं करके आएगा, तो क्योंकि ये वेस्कुलर है। तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म होता है कॉर्निया वाला पार्ट, ओके।